दोबारा बोलो, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा है आपका। इंडियन इकोनॉमी से इकोनॉमी टैक्सेस हार्दिक, आप दो में ज्वाइन किया है क्या, लैपटॉप एंड मोबाइल से? आप दोनों में अगर ज्वाइन करोगे तो यस सर। इको आएगा, तो एक का बंद कर दो, एक का माइक एंड ये म्यूट कर दो, स्पीकर। ठीक है, फिर उसके बाद बोलोगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। दोनों में ज्वाइन करोगे तो एक स्पीकर और माइक म्यूट कर देना है, किसी एक डिवाइस का। फिर बोलो। और उसी हिसाब से और कोई बताएगा जो भी अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो क्या चीजें आपको पता चल रहा है, वो पता है आपको? सर, एक इंडियन इकोनॉमी से स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिस्कशन है। जैसे कि हम छोटा एग्जांपल है, तो घर पे हमारे पापा जो पेमेंट लाते हैं, तो उतने ही रिसोर्सेज में हमें कैसे पूरा एक महीने घर चलाना है, वही इकोनॉमी है जो कि बताती है कि हमारा बजट पेश करके वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज के तहत एंड उसके बाद हमें उसके हिसाब से कैसे क्या करना है वो प्लानिंग होती है। तो ये इकोनॉमी होता है। हाँ, तो आप बोल सकते हो दे ये हमारा इसमें दो चीज है। इसमें एक माइक्रो इकोनॉमी आएगा, एक मैक्रो इकोनॉमिक आएगा। दो कंसेप्ट आएगा इसके अंदर। पर जो भी आप बोल रहे हो कि हमारा जो बजट घर चलता है वो भी एक तरह का आप अपना घर का फैमिली इकोनॉमिक और हाउस होल्ड इकोनॉमी आप बोल सकते हो। राइट, और कोई बताएगा? So as you say about that microeconomics, micro and macro, so it includes, suppose micro includes just small scale industry like supply and demand change and all, and macroeconomics includes like GDP, world's population, we can say as a GDP, GST and all includes in macroeconomics. हाँ, थोड़ा सा और स्पेसिफाई हम जब डिस्कस करेंगे उसको भी कर लेंगे। मैक्रो आप समझ लो कि बड़ा लेवल में है, जो जीडीपी को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को डिस्कशन करते हैं, वो मैक्रो। और स्मॉल जो से आप बोल रहे हो ना, तो घर का हो गया हमारा, तो इस लेवल में इसको हम माइक्रो इकोनॉमी में भी देख सकते हैं। उसको थोड़ा डेफिनेशन हम देखेंगे डिस्कशन, तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। और इंडियन इकोनॉमी के बारे में किसी को बेसिक आइडिया है? कोई एनीथिंग? थोड़ा सा ओपनली जो भी जानते हो उसको हम करेंगे, और कुछ टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम में आने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। हाँ हार्दिक। इससे इकोनॉमी डाटा फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हाँ, इट्स ए ग्रोथ पैरामीटर इकोनॉमी, जो आप जीडीपी बोलते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमी डाटा फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इकोनॉमी इज ग्रोथ। दोबारा बोलो, इकोनॉमी इज। डाटा फॉर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आपका आवाज थोड़ा आ रहा है, फिर कट रहा है। किसी को समझ में आ रहा है तो बताओ क्या बोल रहे हैं हार्दिक। So Hardik wants to say means Indian economic is the growth of country like that. हाँ, इंडियन इकोनॉमी बेसिकली इट इज अबाउट इंडिया ओनली, राइट? बट all economy are interlinked. It's not only Indian economy. Indian economy is linked with world economy. यहाँ पे आप जानते हो डॉलर को जानते हो? डॉलर, इंडियन रुपीज एंड डॉलर, सबको पता है। सो यूएस इकोनॉमी में कुछ हलचल होता है, तो इंडियन इकोनॉमी में होता है कुछ दिक्कत? रुपीस डॉलर टू रुपीस प्राइस चेंज हो जाते हैं। हाँ, सो अगर रुपी आप समझो अभी 75 रुपीज है, अगर 76 हो गया, रुपी बढ़ा या रुपी घटा? एग्जाम्पल समझो, अभी 75 रुपीज अभी डॉलर के अगेंस्ट में है। आप देखते हो ना आईएनआर का वैल्यू
किसी ने देखा है? एक मिनट, यस सर, समटाइम्स ऐसी क्या? मैं अभी दिखाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यहाँ पे कुछ लिखा है? क्या लिखा है? यस, 74.52 इंडियन रुपी। जब 74.52 था, ठीक है, यहां से मान लो जैसे यहाँ पे है, कितना था अभी पहले जहां मैंने कर्सर रखा है? थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं। यहाँ पे जो कर्सर रखा हूं, कितना प्राइस है? 73. हाँ, 73 से यहाँ पे आया 74। तो रुपीज बढ़ा या घटा? एक नॉर्मल लैंग्वेज में, फिर मैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात करूंगा। इंक्रीज हुआ रुपी, है? इंक्रीज हुआ लेकिन उसकी वैल्यू घटी सर। यस। सो उसको हम किस टर्म्स में बोलेंगे? रुपी डेप्रिसिएट हुआ या एप्रिसिएट हुआ? थोड़ा सा टर्म को समझो, क्योंकि अभी जो एग्जाम में आने वाला है, इंडिया को कितना लार्जेस्ट इकोनॉमी, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो पोजीशन अगर इकोनॉमी जीडीपी के हिसाब से कौन सा नंबर में आता है इंडिया? 6th लार्जेस्ट। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ठीक है, उसी हिसाब से रुपी एप्रिसिएट होता है या डेप्रिसिएट, ये कौन समझाएगा? एप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है? समझ में आ रहा है सबको मैं जो जो बोल रहा हूँ? Yes, यस sir. सर। हाँ, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन? So as like depreciation means the value of that original price will goes on decreasing. After using, we can say as a normal, we can say definition. After using some means original value, after using that value gets decreased. It means like depreciation. Okay, here from 73 it is moving to 74.52. So as per data, as per value, it is increasing 73 to 74.52. So how you can define that this is a depreciation? The price is increasing. So try to understand what is a depreciation and what is a appreciation. मुझे थोड़ा सा टेक्निकल, जो आपको जो भी समझ पा रहे हो जैसे भी है, आप मुझे बताओ कि रुपी एप्रिसिएट हुआ है तो क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है तो क्या होता है? आप सुनते हो, बार बार ये चीज सुनते हो, बट अपने आप जस्ट थोड़ा रिप्लाई करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो क्या हो सकता है, और मुझे थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। ट्राई करो, एनीबॉडी? नहीं? चार्ल्स? सर मैं, हाँ प्लीज, कल। सर इन जनरल टर्म्स इफ आई एक्सप्लेन, एप्रिसिएशन तब होता है जब कोई चीज होती है उसकी सप्लाई कम होती है हम्म। तो उसके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। हाँ हाँ। सेम इनवर्सली दैट इज डेप्रिसिएशन। जब कोई भी चीज होती है उसका सप्लाई रेट इंक्रीज होता है बट उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ओवर टाइम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अभी एक एग्जांपल जो सिंपल हम लेते हैं, $1 खरीदने के लिए पहले आपको कितना चाहिए था, कितना जरूरत था, ये 4 जून को कितना रुपीज लगाना पड़ता था? यहाँ पे दिख रहा है, अगर 73 रुपीज में $1 खरीद पाते थे, ठीक है,
अगर रुपी डेप्रिसिएट हुआ मतलब उसका वैल्यू और घटा, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है बट उसका परचेज पावर घट गया। डेप्रिसिएशन मतलब उसका जो परचेजिंग पावर, जो चीज आप 73 में खरीद पा रहे थे अब कितना लग रहा है? 74 रुपीज 25 पैसा। तो हमारा जो मनी, जो रुपीज है, उसका परचेज पावर घटा या बढ़ा? थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे जो $1 73 रुपीज में मिल रहा था, वो मुझे अभी कितने में मिल रहा है? 74 रुपीज 25 पैसा मिल रहा है। तो मेरा परचेज पावर बढ़ा या घटा? कैपेसिटी जो है, परचेजिंग पावर घट गया, डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज हो गया। सो दैट इज द मीन्यू, दैट इज रियल मीनिंग ऑफ योर डेप्रिसिएशन। मतलब आपका जिसमें 73 में खरीद पा रहे थे, आज आपको देना पड़ रहा है 74 रुपीज 25 पैसा। इसका मतलब मेरा परचेज पावर जो है, जो जिस रुपीज में कर रहा था वो वैल्यू मेरा कम हुआ है, मुझे ज्यादा रुपीज देना पड़ रहा है। और तो मेरा रुपीज के अगेंस्ट में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो रूपी डेप्रिसिएट होगा। डॉलर अगर कम हुआ तो वहां से आप देखोगे, तो यहाँ अगर मान लो थोड़ा सा 72 होता, अगर हम 1 ईयर का बात लें, तो यहाँ पे देखो 72 भी था। 5 ईयर का देखोगे तो यहाँ पे कितना था? 63 था। तो पहले हम 2018 में 63 रुपीज में खरीद पाते थे, अब हमें 75 तक भी गया, 74 तक गया। तो ये कहने का मतलब रूपी इज डेप्रिसिएटिंग। आपके पास पहले जो अगर 63 लाख रुपीज होता, तो जिसमें जितना खरीद पाते थे डॉलर, आप आज 75 लाख में उतना डॉलर खरीद पाओगे। तो हमारा परचेजिंग पावर जो है सेम रहते हुए ये कम हो गया। सो रूपी डेप्रिसिएटेड फ्रॉम 63 टू 75। भले ही इसका प्राइस बढ़ रहा है, बट रियली देखा जाए तो रुपीज डेप्रिसिएटेड। इसके बाद फिर यहां से देखोगे कि 72 से आया था ये 68, सो रुपी एप्रिसिएटेड। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमी का है, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। होप ऑल अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है, सो लेट अस मूव विद दिस सिंपल स्टेप्स। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे, और हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो कैसे हमारा ये हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में कोई जानता है? क्या है यस सर। क्या है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? सर आईएमएफ लोन देती है उस कंट्री को जो कि पुअर होता है, तो ये पूरा बैंक बनाया गया है। ओके, बट ये पैसा कहाँ से आता है आईएमएफ पे? सर आईएमएफ सर यूएसए मतलब सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, और एनीबॉडी? ये आईएमएफ जरूरी है या नहीं है? इसका कोई रोल है? इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कोई इम्पोर्टेंस है? हाँ सर, वो मनी को ऐसे स्टेबल करता है पूरे वर्ल्ड में, आईएमएफ जो है वो। एक्चुअली अगर पूरा लेमन लैंग्वेज में सिंपल तरीका से बोलोगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है क्या? सर जो मनी पूरे वर्ल्ड में होता है उसको ये स्टेबल करता है, यानी जो भी उसका होता है वो। और एक यहां से अगर हम देखेंगे, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर?
न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन अब डीसी। न्यूयॉर्क हो सर, हाँ अब न्यूयॉर्क हो गया, रिसेंटली चेंज हुआ था तो। हाँ, आप ये समझ लो इसके अंदर में अभी क्या है ना कि जो भी डाटा आपको देखना है, आप कभी भी गूगल में जाओगे ना, हो सकता है जैसे अभी ये अपडेट हुआ है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी लिखा है न्यूयॉर्क, तो अराउंड 190 कंट्रीज उसके अंदर है। ठीक है। सो ये क्यों हुआ है कि फाइनेंशियल, जैसे आपने बोला, स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और एम्प्लॉयबिलिटी। अगर मान लो जितना भी हमारा इंटरनेशनल लेवल में कंट्री है, अगर सबका इकोनॉमिक सपोर्ट अगर सही से नहीं रहेगा, और बहुत सारे पोर कंट्री भी हैं, ठीक है, तो वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एंटायर इंटरनेशनल लेवल में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं रह पाएगा। ठीक है। सो इसमें क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके ये सभी लोगों को हेल्प भी करते हैं। वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक हाँ क्या, सर। वर्ल्ड बैंक क्या है? सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देती है, और ये लो इंटरेस्ट में लोन देती है कंट्रीज को, जो उसके, डेवलपिंग कंट्रीज को हाँ, लोन। उसके पास पैसा कहाँ से आता है? उसके पास से कैसे पैसा आता है, कहाँ से आता है? ये समझ लो, जिसके पास ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टॉप डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, सो उनके पास जो सरप्लस फंड है सभी लोगों के पास, सो वो क्या करते हैं, एक पुल अकाउंट बनाए हैं वर्ल्ड बैंक के नाम से, जहां पे सबसे वो हिस्सा लिए है, शेयर होल्डर जैसा वो लिया है, और वहां से, ठीक है, वहां से उन्होंने क्या किया, जिसको जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको हेल्प करते हैं अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो किसी को फ्री में देते हैं, किसी को लीज में देते हैं, किसी को कम इंटरेस्ट में देते हैं, किसी को कुछ सर्टेन पीरियड के लिए एग्जाम्पशन दे के आफ्टर 10 इयर्स। तो वर्ल्ड बैंक की मदद से बहुत सारे चैरिटेबल एंड इंटरेस्ट फ्री और लेस इंटरेस्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसको जिसको जरूरत है वहां पेमेंट उनको मिलता है, और एक कोऑपरेशन के साथ वो चलता है। उसके जो भी थोड़ा बहुत इनकम भी होता है, वो जो जिसने उसमें फंड लगाए वो बेनिफिट भी लेते हैं। सो म्यूचुअली कोऑपरेशन के लिए जो स्टेबिलिटी, साथ साथ में हेल्प ईच अदर, उसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वहां से लिंक्ड विद वर्ल्ड बैंक। यहाँ तक हम जानेंगे। ज्यादा जानकारी है तो आप लिंक में, मैं ये पीपीटी भी आपको शेयर करूंगा, तो यहाँ पे लिंक में जाके आप कर सकते हो, जान सकते हो चीजों को। ठीक है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जहां हम स्मॉल लेवल में काम करते हैं वो माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो में बेसिकली, माइक्रो में छोटा छोटा हो गया, मैक्रो एक बहुत बड़ा जो टर्म है वो बड़ा हो गया, ये समझ लो आपको। ठीक है। सो दोनों में हमारे डिफरेंस क्या है कि स्मॉल स्केल, जैसे श्वेता ने बताई कि स्मॉल स्केल एक्टिविटी जहां पे हो रहा है दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। लेकिन पूरा इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में जो बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट डालता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, उसका जो हम डेफिनेशन और उसका जो कैलकुलेशन, उसका जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, ये आता है बड़ा स्ट्रक्चर में, दैट कम्स अंडर मैक्रोमी। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन कोई बताएगा क्या है? और इन्फ्लेशन को जानना क्या जरूरी है? सेम। We can say as value of product may get, price of product may get increase, certainly. हाँ,
सेम मैंने अभी थोड़ा सा जो डेप्रिसिएशन परचेजिंग पावर जो बताया उसी के साथ लिंक्ड है। ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन में शेयर है, कोई पढ़ के भी बता सकता है तो मुझे बताओ, एनीबॉडी। देखो ये आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तभी थोड़ा सा समझ में आएगा, देन यू कैन बेटर वे, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। सो इन्फ्लेशन में जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, मतलब महंगाई आ जाती है, तो हाँ हाँ हाँ। इसका तो इसमें जनरल इकोनॉमी में क्या होता है और आप लोगों को, सब लोगों को क्या इम्पैक्ट आता है, हमें क्या इम्पैक्ट आता है एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली। डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, और सर उसकी वैल्यू भी घट जाए। वैल्यू घट जाएगा। मान लो इन्फ्लेशन मतलब आप अभी सब्जी खरीदने जाते हो, 100 रुपया में पहले या 2 साल पहले 100 रुपया में जितना सब्जी लेके आ पाते थे, आज उतना सब्जी लेके आ पा रहे हो? सिंपल एग्जांपल एक बताओ। जो अभी अभी सभी लोग तो सब्जी नहीं खरीदते होंगे, बट जो लोग भी अगर थोड़ा सा जानते होंगे, जो पेट्रोल में पेट्रोल भराते होंगे, पहले 100 रुपया में कितना आता था, अब 100 रुपया में कितना आ रहा है? जो स्कूटी और बाइक चला रहे हैं वो बता पाएंगे अभी पहले कितना होता था, अभी सर कितना? अभी 96 रुपीज पर लीटर होता पेट्रोल। मतलब 100 रुपया में 1 ही लीटर भरा पा रहे हो अभी, अगर मोटा मोटी देखा जाए। यस पहले 3 साल 4 साल पहले कितना भरा पाते थे? सर 1.5 लीटर। कभी 80 रुपीज, कभी 76 79 80 रुपीज भी हुआ करता था, उससे पहले भी कम। और 10 साल जाओगे तो वो था। तो 100 रुपया में जो काम अभी हो रहा है वो 70 80 रुपया में हो रहा था। तो सेम यहाँ से जो मनी का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया और परचेजिंग पावर आपका कम हो गया। मतलब जितना पैसा में आप एक 100 रुपया में जितना खरीद पाते थे, अब उतना खरीदने का परचेजिंग पावर नहीं हुआ। सो देयर इज इन्फ्लेशन, डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन करेंसी एज ए गिवन टाइम। तो इन्फ्लेशन जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी नहीं, हर इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक बैरोमीटर, जो मापदंड आप बोल सकते हो, मेजर टूल फॉर स्ट्रेंथ इकोनॉमी, हाउ टू जज एन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन कैसा है उससे। हाँ, इन्फ्लेशन को बैड भी है और अच्छा भी है, और समटाइम्स इट हेल्प्स इन इकोनॉमी, समटाइम्स इट डज नॉट हेल्प इकोनॉमी, इट डिपेंड्स अपन पूरा जो इकोनॉमी को जो चला रहा है उसका डिसीजन और उसका प्लान के हिसाब से है। तो ये हमें जानना है कि अभी इन्फ्लेशन कितने में चल रहा है, प्रेजेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या कौन बताएगा, कौन बताएगा? ये आपके आगे है। ये जो ड्यूरेशन जो है ये आपके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अभी? हेलो। यस सर। हाँ, हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू जो जो आप पढ़ रहे हो ना, उसके साथ साथ में हमें डिस्कशन भी करते जाना पड़ेगा कि ये आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ कहाँ आपके लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए आ सकता है। ठीक है, एक चीज मैंने भूल गया अभी। हाँ, पर कैपिटा इनकम बेसिस में भी रैंकिंग हुआ है। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कोई बता पाएगा?
और इंडिया का रैंक कितना है? 145। ये कैसे कैलकुलेट किया होगा? पर कैपिटा इनकम बेसिस अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक 145 में, इसका मतलब हमारा जो इनकम, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या है? Yes, sir. हाँ बताओ। जीडीपी बताओ, व्हाट इज जीडीपी? जो जानते हो बताओ, कोई ऐसा नहीं कि गलती होगा, अच्छा नहीं, आप सभी लोग जानते हो, आई नो, बट बताने में आपको। Sir, हाँ बोलो। goods and services जो ट्रांसफर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक प्रोवाइड की जाती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसको हम जीडीपी कह सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में। जितना वो तो हो गया, एक्सपोर्ट हो गया ना। हाँ। हम तो अभी एक्सपोर्ट भी इसके अंदर है। कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ सर, जीडीपी यानी जीडीपी यानी जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी ऐसे प्रोडक्शन होता है उसको जीडीपी बोलते हैं, वो पूरे साल भर के अंदर। हाँ ठीक है, ये भी आप उस लेवल आप बोल सकते हो कि हमारा एंटायर जो है एक साल में, उसका पूरा जो टोटल आप इकोनॉमी में कितना, सब कुछ मिला के जो भी इंपोर्ट आउटपुट होके हमारा टोटल कितना हम जो बना पा रहे हैं, प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और हमारा डेंटर एक्टिविटी जो मॉनिटरी है उसका वैल्यू क्या है। Gross domestic product is the total monetary market value of all finished goods and service product within the country in a specific time। आप जैसे वन ईयर बोले, जितना भी हो रहा, हमारा एग्रीकल्चर है, हमने एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद हमारे पास जितना बिजनेस हुआ, हम सर्विस दे रहे हैं, सब कुछ मिला के उसका वैल्यू क्या है। इसमें खर्चा क्या जा रहा है वो नहीं, टोटल नेट की बात नहीं हो रहा है। मतलब हम खर्चा जाने के बाद हमें लोन चुकाया वो नहीं, टोटल हम लोग कितना हम कर पा रहे हैं, एंटायर प्रोडक्शन, उसको बोलेंगे जीडीपी। Gross domestic product is the total monetary or market value of all the finished good and services produced within a country's border in a specific time। एक साल के अंदर हम उसको क्वार्टरली करते हैं, इस क्वार्टर में कितना जीडीपी बढ़ा या घटा, और आने वाले दिन में हमारा जीडीपी क्या होने वाला है। सो ये भी आप इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है, वो इकोनॉमी अच्छा हो रहा है, जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है या खराब है? अच्छा है। खाली जयदीप के लिए अच्छा है, और किसी के लिए? Yes, sir, it's good. इट्स गुड। Yes, sir. ओके, व्हाई इट इज गुड? So means as GDP increase, per capita income also increase, no? So Great. So now you come to know what is GDP. Now what is per capita income then? सर, पर कैपिटा इनकम यानी जो भी हमारे देश के ऐसे जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो उसका ऐसे पूरे दिन का क्या ऐसे क्या खर्च रहता है उसके ऊपर से कैलकुलेट करते हैं उसको। तो हमने जैसे जीडीपी टोटल हमने निकाला, उसको अगर हमारा पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटल मतलब पर एक इंडिविजुअल का इनकम हो जाएगा। होगा नहीं होगा? yes, sir. सो इससे क्या है कि पूरा पता चलता है कि हमारा देश में एवरी इंडिविजुअल ऑन एवरेज कितना इनकम करते हैं। तो हमारा जीडीपी को अगर हम 135 करोड़ में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, और वो उस कंडीशन में हम सिक्स्थ लार्जेस्ट तो हो गए जीडीपी में, बट एज पर पॉपुलेशन अगर पर कैपिटा हम जीडीपी में देखेंगे तो हमारा पोजीशन कहाँ पे है? 145 पोजीशन में।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम लोग अगर 145 पोजीशन में है, इसका मतलब कुछ तो है। मैं आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, आपका मन में थोड़ा सा ये करेंगे ना तो यू विल कम टू नो, यू कैन थोड़ा रिसर्च और करोगे, सो यू विल कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से जितना हमारा होना चाहिए इनकम उतना है नहीं, तो कंट्री डेवलपिंग कहलाएगा, डेवलप्ड कहलाएगा या गरीब कहलाएगा? इससे समझ में आ रहा है आपको? वी आर ए डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये बताओ। We are developing country. वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। हाउएवर, हम डेवलप कंट्री के पास पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजें लगेगा, जो पर कैपिटा इनकम को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए क्या दिक्कत है हमारे पास, मतलब क्या हार्डशिप है? व्हाट आर द स्ट्रगल्स एंड व्हाट आर द हर्डल्स? अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? Thus we have to increase the GDP or either we have to decrease the population. वेरी गुड। सो दोनों में, दोनों डिफिकल्ट सिचुएशन है। नाइदर वी आर डिक्रीज एबल टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन नॉर एबल टू इंक्रीज आवर जीडीपी, क्योंकि पॉपुलेशन जहां बढ़ेगा वो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंस बढ़ेगा, तो जीडीपी को वो खा जाता है। और जीडीपी को उसी चक्कर में बढ़ा नहीं पा रहे, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा प्लान और कोई रूल रेगुलेशन अभी है नहीं। सो दिस इज अ वेरी रियल रियल चैलेंज इन आवर इकोनॉमी। और पॉपुलेशन प्रॉब्लम से हमारे पास पोल्यूशन प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर में, हर चीज में प्रॉब्लम शुरू होता है। और जितना भी डेवलप्ड कंट्री है आप देखेंगे, एक्सेप्ट चाइना, आप देखेंगे पॉपुलेशन सबका कम है। ये एग्री सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. सो आप जब पढ़ाई जब करते हैं ना, क्योंकि ये देखो अभी खाली पढ़ाई, आप एमसीक्यू पढ़ के पास भी नहीं करना है, आपको आगे जाके इंटरव्यू भी देना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना, आपको थोड़ा होना चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंटायर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, राइट? तभी आपको लगेगा। तो इसीलिए मैं ये जो चीजें है ना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, सो यू कैन स्लो एंड स्टडी एक एक करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। वहां पे एक आता है आरबीआई, ठीक है। व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई क्या है? सर वो बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, वो क्या करता है? Sir, sir, it provides loans to bank. प्रोवाइड लोन्स टू बैंक। और बैंक से लोन नहीं लेता है? इंटरेस्ट लेता है सर बैंक से। लोन नहीं लेता है? लेता है नहीं लेता है, पहले बताओ। हाँ हाँ, तो कैसे लेता है बताओ। देखो, हाँ बोलोगे भी तो फंसोगे, नहीं बोलोगे तब भी फंसोगे, ठीक है। तो अब बताओ, अब मुझे लॉजिक का जो है ना, क्वेश्चन का आंसर के साथ बताओ। आपने ये समझा है कि देखा है कि रिपो रेट सुना है कभी? रिवर्स रिपो रेट यस बदला, सर। उ- उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी लिया है आपने, क्या है? ये आता है बीच बीच में, आरबीआई ने पॉलिसी चेंज हुआ, पॉलिसी चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट कट किया, इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, ऐसा कुछ आता है डिस्कशन में? सुना है न्यूज में, और ये एग्जाम में भी आता है, रिपो रेट, इंटरेस्ट रेट।
इन्फ्लेशन। Yes, sir. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लास्ट एक महीना 2 महीने में आरबीआई का जो भी पॉलिसी निकला है, लास्ट मंथ का जो था, वो आप उसमें जाके चेक करोगे तो यू विल कम टू नो। सो सेंट्रल बैंक होता है, जो सभी कंट्री का एक एक सेंट्रल बैंक होते हैं, तो आरबीआई इज ए सेंट्रल बैंक व्हिच रेगुलेट एंटायर फाइनेंस एंड गवर्नमेंट का जितना भी एक्टिविटी जुरिडिक्शन के अंदर वो करता है, और जितना रुपीज होता है इंडिया में वो इशू एंड सप्लाई को मॉनिटर करता है, और एंटायर बैंकिंग सिस्टम को वो और इकोनॉमी को पूरा कैसे रेगुलेट होना है, सिस्टमेटिक चलेगा, उसके बारे में वो रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें आपको देखा है कि रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एसएलआर, बैंक रेट, इस टाइप का कैश रिजर्व रेशियो, ये पूरा नहीं चाहिए, बट दो तीन चीजें आपको जानने की जरूरत है। जैसे आरबीआई के आप साइट में भी जाओगे, विल कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। एक देखो रिपो रेट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। repurchase rate, also known as benchmark interest rate, in rate which RBI lends money to the commercial bank in a short term। आपको क्या है कि आप कोई भी बैंक, किसी का अकाउंट किसी में है, किसी का कोई भी बताओ किसका अकाउंट है कोई भी बैंक में, Yes, sir. कौन कौन सा बैंक में है आपका अकाउंट? Sir, SBI Bank, State Bank of India. ओके, एसबीआई में है। आप ये बताओ एसबीआई में आप वो देखा है इंटरेस्ट रेट, मान लो 1 लाख रुपया आपने रखा है, एक महीने एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? वैसे तो सर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, अराउंड 3 से 4% का हिसाब से जो रेट जो है आपको मिल रहा है। मतलब आप 1 लाख रुपया रखा है, ये बैंकिंग सिस्टम को समझो थोड़ा। 1 लाख रुपया आपका फंड है, आपने बैंक में रखा है एसबीआई में, तो आपको कितना दिया? 1 लाख में 4,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं अभी एज ऑन डेट। कोई 3,500, कोई 4,000 मान लेते हैं। ठीक है, और वो बैंक वो आपको कैसे पैसा देगा? 4,000 रुपया उसका तिजोरी से रखने से पैसा बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो कैसे देगा आपको? क्या हो सकता है प्रोसेस? सर जो भी पैसा रखा होगा ना, उसको वो पैसा वो दूसरों को लोन पे देंगे। ओके, जयदीप, अगर आप एसबीआई में जा रहे हो, जैसे ही जानवी ने 1 लाख रुपया रखा एसबीआई में, आप एसबीआई में गए, बोला मेरा फ्रेंड जानवी जिसने रखा है 1 लाख रुपया, मुझे दे दो ना 1 लाख रुपया, मेरा काम है, तो बैंक आपको क्या बोलेगा? नहीं सर, ऐसे नहीं होगा वो। नहीं, बोले मैं सब डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना, मैं सब डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, मेरा सब है, वो मांगेगा डॉक्यूमेंट आपको। वो 1 लाख रुपए बैंक देगा मुझे, और उसको वो 1 लाख रुपए पे मुझे बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो इंटरेस्ट कितना होता है? वो तो नहीं पता सर कितना इंटरेस्ट होता है, बट लेकिन जनरली देना देखेंगे 7-8% से लेके 15% पड़ेगा। तक हाँ इंटरेस्ट हाँ। होता है। तो आप ऐसा करो कि आपने 1 लाख रुपया आपने ले लिया, जानवी का पैसा वो अभी बैंक में जमा है, और वहां से आप गए, एक हाथ में लेफ्ट काउंटर में जानवी ने जमा किया, राइट काउंटर में आप जाके लोन डिपार्टमेंट से 1 लाख ले लिए, सेम पैसा घूम गया आपके पास, बट जानवी को 4,000 रुपया मिलेगा, और जहां पे आप 8,000 रुपया दोगे बैंक को, तो बैंक को इनकम क्या हुआ? एक हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से पैसा दिया, और इनकम कितना हो गया उसको? 4,000। 4,000 4,000। तो उसमें एक्सपेंस टैक्स ये छोड़ दो, तब भी उसको 2,000 2,500 प्रॉफिट है। तो एक बैंक का कैसे चल रहा है सिस्टम समझ में आ गया। हाँ सर। लेकिन जानवी जैसे करोड़ों लोग हैं वो जमा कर रहे हैं, वो पैसा तो पूरा नहीं आएगा ना, सब कुछ तो लोन में नहीं जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ पैसा चाहिए कुछ काम करने के लिए, और कुछ सिक्योरिटी ये भी चाहेंगे ना कि पूरा इंटरेस्ट तो नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करते हैं। हाँ,
सो वो क्या करते हैं कि जो रिजर्व बैंक को वो फंड दे देते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक क्या करता है उसको, ठीक है, उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। अब उसको भी फंड चाहिए, जो आरबीआई जैसे यहाँ लिया, आरबीआई जो है फंड चाहिए और ज्यादा पैसा चाहिए। मान लो जयदीप जैसा और दो चार लोग आ गए कि मुझे ज्यादा चाहिए, तो उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे? अगर सर वो आरबीआई से लोन मांगेंगे। लोन मांगेंगे, जैसे जयदीप ने लोन लिया है उस टाइप का वो भी लोन लेंगे आरबीआई से। नो सर, ये इसमें ऐसा होता है कि वो शॉर्ट जैसे लॉन्ग टाइम के लिए भी लोन ले सकते हैं बैंक आरबीआई से, शॉर्ट टाइम के लिए भी ले सकते हैं। तो हाँ जो मैं रेपो रेट होता है हम्म तो फिर शॉर्ट टाइम पे ले सकते हैं सर। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, जो हमने रेपो रेट जो है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है और ये कंटिन्यूअस होता है। मतलब एक लोन 90 दिन के लिए हो गया, दूसरा लोन एक दिन के बाद 91 डेज के लिए हो गया, फिर ये सर्कल चलता रहता है उनका। ठीक है, सो अगर वो रिपो रेट मतलब 3.5% समझो, ठीक है, बहुत छोटा छोटा परसेंटेज वो प्लस माइनस होता है क्योंकि ये करोड़ों में टर्न नंबर होता है। ठीक है, सो नाउ अगर बैंक आप लिया है, मान लो एसबीआई ने आरबीआई से 3% में लिया है लोन, ठीक है, तो आपको वो दे पा रहा है 6%, 7% में। सपोज आरबीआई ने बढ़ा दिया रिपो रेट 3.5, तो एसबीआई अपने हाथ से देगा क्या वो कॉस्ट को? वो किसके ऊपर डाल देगा? सर कस्टमर। क्लाइंट के ऊपर, जयदीप के ऊपर। तो जयदीप को जो 8% में मिलता था वो कितने में मिलेगा? लोन किसने देना? 8,000 के बदले कितना देना पड़ेगा? 8,500। क्लियर हो रहा है अभी? यस सर, यस सर। तो ये एक सर्कल है, एक विशियस सर्कल, ये समझ लो कि सर्कल आगे पीछे होता रहता है। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे रेट घटेगा, उसी हिसाब से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्लस माइनस होता रहेगा। क्लाइंट एंड कस्टमर जो है उनके ऊपर ये शिफ्ट होता रहता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा, या आपके पास सपोज अगर उन्होंने 2.5 कर दिया तो क्या होगा? सर तो लोन का इंटरेस्ट घट जाएगा, फिर मतलब जो कस्टमर। 8,000 देना होता था इंटरेस्ट, जयदीप को कितना देना पड़ेगा? 7,500 देना पड़ेगा। 500 का बेनिफिट हो गया। यस सर। तो जैसे बेनिफिट हो गया, जयदीप जैसा बहुत सारे लोग जो नहीं ले पाते थे, 8,000 नहीं हो 7,500 में बहुत सारे लोग लोन लेंगे। यस सर। बहुत सारे जो अगर लोन लेंगे तो करेंगे क्या? लेके कुछ बिजनेस, कुछ अपना एक्टिविटी, कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, जैसे एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना अपना कुछ धंधा चालू करेंगे। यस सर। तो मनी फ्लो हो गया हमारा इकोनॉमी में। यस सर। तो उससे क्या होगा? हमारा बेरोजगारी और इकोनॉमी जीडीपी के लिए काम आएगा। रोजगारी बढ़ा, कुछ ना काम चला, इकोनॉमी अपना पटरी में आ गया थोड़ा सा, वो लोग काम चालू हो यस जाएगा। सर। सो ये सब चीजें इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो रिपो रेट को जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बीच बीच में इसके थ्रू होता है। ठीक है, ये जो कंडीशन, ये कंटिन्यूस हमारा बेस रेट के साथ होता है। तो ये आपको कभी भी जानने के लिए कि हाँ रिपो रेट के थ्रू हमारा, और सेम रिवर्स रिपो रेट, अगर मान लीजिए कभी ना कभी आरबीआई को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट का कुछ बॉन्ड है उसको चाहिए, तो बैंक से भी ले लेता है पैसा, तो वो रिवर्स रिपो रेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक जानते हैं, इससे आगे हम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली हमें जानने की जरूरत नहीं है। बट ये समझ लो कि इस तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरलिंक होता है, तो इकोनॉमी उसी हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम को हमें आरबीआई का जो एक्टिविटी जानने की जरूरत है, तो वहां से थोड़ा इन्फ्लेशन का हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में किसी ने पढ़ा है, अभी जानकारी लिया है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? यस सर।
क्या है? सर एक ओपन इकोनॉमी होता है और एक सर क्लोज इकोनॉमी। हाँ क्लोज इकोनॉमी, सॉरी हाँ, क्लोज इकोनॉमी होता है। ओके। और सर जो ओपन इकोनॉमी होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो वो हमारे देश का जो भी कोई ट्रेडर्स है या कुछ भी है वो बाहर जाके ट्रेडिंग कर सकता है और बहुत ऐसे जो उसको व्यापार करना है वो कर सकता है। ओके। और जो क्लोज इकोनॉमी होता है उसके अंदर वो बस बस। कंट्री में ही उसको करना पड़ता है, वो बाहर नहीं जा सकता। ओके। तो उसके भी फायदे और नुकसान है। इसमें आप ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का टर्म सुना है? यस सर। क्या है ग्लोबलाइजेशन, क्या है लिबरलाइजेशन, क्या है? मुझे भी वही तो है ना। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। आप अपने भी अपने साथ डिस्कस करते रहो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ आपसे। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना रिगार्डिंग किसमें, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, बताओ थोड़ा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे? हेलो, एनीबॉडी? जयदीप, कल्प, जानवी, सखी और बाकी लोग हैं? चार्ल्स, श्वेता, So as या? so globalization indicates regarding the which we can say trading between the countries for economic benefit. हाँ, Generally includes the rules and regulations for social and economic welfare. सो दैट इज इंटरलिंक बिटवीन एंटायर ग्लोब। ग्लोब अभी एक हो गया, आप समझो। उसके अंदर हमारा कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, यू मीन, राइट? ग्लोबल मतलब हम यहाँ से लेके हम अमेरिका में भी सामान बेच पाएंगे, वो यहाँ आके बेच पाएंगे, यही है। एनीबॉडी?
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, या पहले नहीं सुना है ऐसा? जानवी, हमने तो काफी डिस्कशन किया है, अपने स्पीच भी दिया है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के ऊपर। और कोई है? किसी को समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है? बताओ। तो मैं बोलूँ, हाँ, बोलो। सर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ना, हाँ। सर ग्लोबलाइजेशन वो होता है जहाँ पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब हम लोग घर से सामान बेच रहे हैं तो दूसरे कंट्री से ले रहे हैं। बट हम्म। लिबरलाइजेशन की अगर बात आती है ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आ जाती है। हम्म। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है कि हम लोग टैक्स फ्री करेंगे पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए, सो दैट हमारी ग्रोथ हो। तो लिबरलाइजेशन दोनों सेम है, बट इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती है लिबरलाइजेशन। They are very liberal. They allow other country to come inside into our country. आप ये बोल सकते हो, जैसे हमने दूसरे जगह दिया, उन्होंने भी अलाउ किया हमारे पास आके आप भी बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। और आपने इंडिया का कब लिबरलाइजेशन चालू हुआ, ग्लोबलाइजेशन कब चालू हुआ? इंडियन इकोनॉमी में कौन, किसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिसका चर्चा होता है? उनका ड्यूरेशन में, टेन्योर में ही ये ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन चालू हुआ इंडिया में। हु इज रेस्पॉन्सिबल? फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताओ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जीएस। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुना है? Yes, sir. Yes. Father of modern economics. आप ये जान सकते हो, हमारा रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। बट एज ए फिनांस मिनिस्टर उन्होंने इनिशिएट किए थे, वहीं से इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा लेवल में मूव किया है। दैट इज ए वेरी गुड डिसीजन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इसको नहीं होगा तो जो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप सर्च करना और पढ़ते रहना। ठीक है, तो उसके आगे फिर हम इकोनॉमी का और थोड़ा सा जानकारी लेके चलेंगे। आज जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसमें किसी को कोई डाउट और समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जनरल टॉपिक्स था, ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम लोग, आप थोड़ा सा, मैं ये पीपीटी भी अभी शेयर कर दूंगा। आप ये पीपीटी को थोड़ा गो थ्रू कर लो, और साथ साथ में जो लिंक है अगर चाहो तो अदरवाइज गूगल में आप सर्च कर सकते हो। मैं आपको ये दे रहा हूँ कि कुछ चीजें जो है आप थोड़ा थोड़ा डेली अगर पढ़ते रहोगे ना, आधा घंटा एक घंटा, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। और ये जनरल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और थोड़ा इसी क्वेश्चन वाइज पैटर्न पूछ के वी कैन बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरह का हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मे बी डे आफ्टर टुमारो, मे बी ट्यूसडे और वेडनेसडे अराउंड 5 o'clock, 4 o'clock अगेन विल मीट। मैं कल का थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, मैं ट्यूसडे को 4 o'clock या वेडनेसडे को 4 o'clock अगेन विल कंटिन्यू द इंडियन इकोनॉमी। फिर उसके कंप्लीट होने के बाद विल मूव इनटू मे बी ज्योग्राफी और पॉलिटी और समथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं एक दो किताब भी देखता हूँ, डाउनलोड करके आपको देता हूँ, सो दैट यू कैन गो थ्रू द बुक्स ऑल्सो। ठीक है। ओके सर। हाँ, और मैं इसका Sure. इसका रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग Sure. भी मैं डाल दूंगा, और So आप यूट्यूब just से। for हाँ प्लीज, like जस्ट जस्ट 1 मिनट, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में डाल दूंगा, तो बाद में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, और लिंक भी आपको दे दूंगा। हाँ बताओ, श्वेता कुछ बोल रही थी? एनीबडी कुछ बोल रही थी? so कौन? can you would you like to change the timing in? Yes, sir. हाँ, टाइमिंग क्या आप करना चाहते हो बताओ? So am I audible? यस यस प्लीज। So am I audible? Means I have exam up to like 3 to 5, just for like on 10 up to 10th July. Yes. Okay, 10th July. So, oh, can you join at around 5 o'clock?
Yes, sir. I'm okay with that. Okay, it is okay with everybody, 5 o'clock? Yes, sir. Okay, तो Yes, sir. हाँ, so we can plan maybe on Tuesday or Wednesday around 5 o'clock. Okay? So उससे पहले Okay, आप sir. थोड़ा Thank सा you. जस्ट गो थ्रू कर लो इंडियन इकोनॉमी सिस्टम के ऊपर, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझने के लिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन मूव एंड कंप्लीट फास्ट. ठीक है, चलो, ओके देन, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू ऑन मे बी ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे 5 o'clock. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank ओके. you, sir.